डियर स्टूडेंट्स, ये बीकॉम पार्ट सेकंड इनकम टैक्स की क्लास चल रही है। देखिए, मैं कुछ पॉइंट बता चुका हूँ। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राज छूट लेने की बाध्यता। देखिए, इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए अपना, ये तो पता ही है कि अपना प्रीवियस ईयर 1920 चल रहा है ना, असेसमेंट ईयर 2021 चल रहा है। किसी व्यवसायी ने 1 साल पहले या 2 साल पहले कोई संपत्ति खरीदी, उसने डेप्रिसिएशन अवेल नहीं किया, 1 साल 2 साल नहीं किया। अब कहता है कि डेप्रिसिएशन दो। 1 लाख रुपए में कोई साइट खरीदी थी, सपोज के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन अलाउ होता है ना, और 2 साल पहले खरीदी थी, और अब तीसरे साल में कहता है मेरे को 1 लाख का 10% छूट दो। नहीं, ये माना जाएगा कि पिछले सालों में 2 साल में उसने असेट को यूज़ कर लिया, और आज की डेट में जो वैल्यू है, यानी 2 साल ही 10%, यानी पहले वाले 10 साल 10,000 हो गया, 90,000 वैल्यूशन हो गया। 90,000 में फिर 10% लेस कर दीजिए, 9,000, फिर 81,000। तो इस साल 81,000 का 10% उसको छूट मिलेगी। तो ये नहीं, कहने का मतलब ये है कि डेप्रीशिएशन वो अवेल करे या नहीं करे, ये माना जाएगा उसने उस पीरियड के लिए डेप्रीशिएशन अवेल कर लिया। ये माना जाएगा जिस दिन संपत्ति खरीदी उससे अब तक। अच्छा, एक चीज़ में आगे भी आएगी, मैं थोड़ा सा यहाँ भी एक्सप्लेन कर ही देता हूँ कि यदि मान लीजिए कोई व्यवसायी ये कहता है कि भाई मैंने असेट खरीद ली, लेकिन हमने उसको यूज़ करने के लिए यूज़ नहीं किया, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जिस फाइनेंशियल ईयर में ख़रीदता है, जिस वित्तीय वर्ष में, जिस गत वर्ष में ख़रीदता है, उस साल ये कह सकता है कि मैंने यूज़ नहीं की। जैसे सपोज़ मान लीजिए 2016-17 में उसने खरीदी, किसी भी ईयर, किसी भी डेट को खरीदी 16-17 में, तो ये तो कह सकता है कि मैं 16-17 में यूज़ करना शुरू नहीं किया। लेकिन 17-18 में भी वो कह रहा है कि मैंने यूज़ नहीं किया, 18-19 में भी कह रहा है मैंने यूज़ नहीं किया। तो नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा जिस ईयर में उसने खरीदा था, उस फाइनेंशियल ईयर में छूट मिल सकती है कि भाई उसने असेट को यूज़ करना शुरू नहीं किया। लेकिन नेक्स्ट ईयर ये माना जाएगा, चाहे उसने यूज़ किया नहीं किया, यूज़ कर लिया था, और उसके हिसाब से जो रिटर्न ऑन वैल्यू बनेगी उस पर डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। देखिए, छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ मैं, सारे पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सब कुछ बुक में लिखा हुआ नहीं होता है। मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये जो बुक्स के पेज के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। फिर भी आप वीडियो 2-3 बार सुनेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए जो डेप्रिसिएशन की छूट की जो रेट्स हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मूर्त संपत्ति, जो टेंजिबल एसेट्स हैं, जैसे मैंने बताया था, टेंजिबल एसेट की 3 कैटेगरी बताई थी मैंने आपको। एक तो भवन है, दूसरा फर्नीचर फिटिंग्स है, और है प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है ना, ये 3 कैटेगरी मैंने मूर्त संपत्तियों के संबंध में आप लोगों को बताई थी। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए, अपन इसमें मूल संपत्तियों में सबसे पहले लेते हैं भवन, यानी बिल्डिंग। बिल्डिंग की 3 कैटेगरी बना रखी है, समूह 1, समूह 2, यानी ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। देखिए, इसमें क्या है, 3 ग्रुप में जो है, एक है मुख्यतः रहने के प्रयोग में आने वाले मकान, परंतु होटल एवं छात्रावासों को छोड़कर। ठीक है, होटल और छात्रावास यानी हॉस्टल्स को छोड़ करके, और होटल्स को छोड़ करके, है ना। जैसे मान लीजिए हमने अपने बिजनेस से कि कर्मचारियों को मकान किराए पर दे दिया, ठीक है, तो उस केस में ये क्या है, मुख्यतः प्रयोग रहने के प्रयोग में आने वाले मकान, यानी अपने अपने कर्मचारियों को किराए पर रहने के लिए दे दिया, है ना। तो वो क्या हुआ, मुख्यतः रहने के लिए, उस पर डेप्रिसिएशन की रेट है मात्र 5%। रिटर्न ऑन वैल्यू बेसिस तो ध्यान रखना, यानी आप लिखे जो रिटर्न ऑन वैल्यू है उसी की बेसिस पर 5% की रेट है। और रहने के प्रयोग के अलावा, जैसे कोई दुकान है, गोदाम है, कार्यालय है, फैक्ट्री है, छात्रावास है, होटल के रूप में प्रयुक्त यदि कोई मकान है ना, तो हम ये मानेंगे उस पर डेप्रिसिएशन की रेट है 10%। ठीक है, 10%। फिर भवन जिनका 1/3 से अधिक भाग उपरोक्त किसी कार्य में प्रयोग किया जाता है, तो
उक्त वाक्य 3 के अंतर्गत नहीं आते, यानी 1/3 से अधिक यदि वो दुकान में काम आ रहा है तो फिर वो पूरा दुकान की ही कैटेगरी में आ जाएगा, रेजिडेंशियल नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, ऐसे प्लांट अथवा मशीन की स्थापना, यहाँ कोई ये कभी कभी आ जाता है ये भी पॉइंट कि कोई ऐसा मकान है, कोई जगह है ना, जहाँ से पानी की सप्लाई होती है, जल पूर्ति योजना का, ठीक है ना, ऐसी कोई प्लांट और मशीन की स्थापना ऐसी जगह की हो, है ना, जहाँ से पानी की सप्लाई हो रही है, तो उस पर डेप्रिसिएशन की 40% रेट है। इसी तरह से पूर्णतया अस्थायी निर्माण जैसे लकड़ी का ढांचा, तो इन दो कैटेगरी में, यानी जो थर्ड समूह है इसमें दो कैटेगरी हैं। एक तो ऐसा प्लांट मशीन जहाँ लगी हुई है, जो मकान है, कमरा है ना, उसमें, और एक अस्थायी जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है लकड़ी का, उस पर डेप्रिसिएशन की रेट है 40%। 3 रेट हो गई बिल्डिंग के संबंध में, 5%, 10% और 40%। दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। जो रेजिडेंशियल पर्पज से मकान काम आ रहा है, पूर्णतः रेजिडेंसी के लिए 5% है। रेजिडेंस के अलावा किसी भी पर्पज से काम आ रहा है, दुकान, ऑफिस, है ना, गोदाउन, होटल, है ना, होटल को फर्स्ट कैटेगरी में नहीं लिया हुआ है। होटल उसको कहते हैं छात्रा, यानी नहीं, हॉस्टल और होटल को फर्स्ट कैटेगरी में नहीं लिया हुआ है, उसको सेकंड कैटेगरी में 10% की कैटेगरी में लिया है, क्यों, उनमें थोड़ा टूट फूट ज़्यादा होने की चांसेज होती हैं, इसलिए है ना। और जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है या वाटर सप्लाई के लिए, जलापूर्ति के लिए जो कमरा मकान बना हुआ है ना, उस पर डेप्रिसिएशन की रेट है 40%। अब आता है सेकंड, जो मूल संपत्ति का जो सेकंड है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। केवल एक ही ग्रुप है इसमें, और एक से ज़्यादा ग्रुप नहीं है ना। तो उसमें है 10% ऐसा फिक्स है, कोई किसी तरह का बाइफर्केशन नहीं, केवल 10% है। अब देखिए, फिर थोड़ा ध्यान रखिए, ग्रुप का मतलब ये जो बिल्डिंग का है फर्स्ट ग्रुप 5% वाला, चाहे वो कितने ही मकान बने हुए, कभी के बने हुए, सबको एक ही ग्रुप में डालेंगे 5%। चाहे 2 साल पहले के बने हुए, 10 साल पहले के बने हुए, है ना, बार बार में बीच बीच में बनते रहते हैं, और तो सबको एक ही ग्रुप में रखेंगे, ग्रुप। क्योंकि इसमें मैंने बताया कि डेप्रिसिएशन ग्रुप सिस्टम से लागू होता है। डेप्रिसिएशन की जो लगाने का तरीका है, वो समूह के हिसाब से, रेट का जो समूह है वो 5% का समूह है, तो 5% में चाहे वो कितनी भी बिल्डिंग हो, सब 5% की एक ही ग्रुप में कहलाएंगी। उसका जब डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे तब बताऊँगा, बहुत सारे ये चीज़ नियम ध्यान रखने बहुत ज़रूरी है। और 10% का ग्रुप है, यानी जो दुकान है, चाहे दुकान 4 जगह हो, अलग अलग जगह पर, लेकिन वो एक ही ग्रुप में मानी जाएगी 10% से। ठीक है। और ये जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है और ये जो वाटर सप्लाई के लिए मकान है, इस पर 40% की रेट लागू होगी। फर्नीचर पर 10%, चाहे कहीं भी किसी भी तरह का फर्नीचर हो, सब एक ही ग्रुप है, चाहे वो सोफ़ा हो, डाइनिंग टेबल हो, या कोई और चेयर्स हों, कुछ हो, सब 10% की कैटेगरी में आता है। अब प्लांट मशीनरी में थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं। एक सबसे जो फर्स्ट ग्रुप है वो 15% से स्टार्ट होता है, इसमें 15% से। तो कारें, जो भी कार हैं, किराए पर चलाने के व्यवसाय के काम आने वाली कारों को छोड़कर, यानी जो टैक्सी के रूप में कार आ रही उनके अलावा, उस पर 15%। देखिए, मैंने बता दिया था एक कि वो चीज़ एक थोड़ी देर पहले बताई थी मैंने कि 28 फरवरी 1975 से और 1 अप्रैल 2001 के बीच में यदि कोई आयातित कार है तो डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं था, है ना, और टैक्सी के पर्पज़ को छोड़ते हुए। और उसके बाद में उन पर भी डेप्रिसिएशन अलाउ हो गया। तो नॉर्मल ड्यू कोर्स में मान के चलें आप, कार पर जो टैक्सी के रूप में कार काम नहीं आ रही है, टैक्सी के रूप में, टैक्सी के लिए एक अलग रेट है, तो वो उस पर डेप्रिसिएशन की रेट है 15% की कैटेगरी में आती है। गैर पेशेवर करदाता के लिए, यानी जैसे पेशेवर, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके लिए किताबों की ज़रूरत होती है, वकील है, उसके लिए किताबों की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके अलावा यदि कोई भी करदाता है, यानी गैर पेशेवर, गैर पेशेवर नॉन प्रोफेशनल, वो यदि किताबें खरीदता है तो वो प्लांट की कैटेगरी में आएंगी, और उस पर भी डेप्रिसिएशन रेट है 15%। तो इस तरह से इस चैप्टर का ये और पेज मैंने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट पेज और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।